नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत दिल से होती है, हैसियत से नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थी और बारिश में ही एक गाड़ी एक स्कूल के सामने आकर रुकी। जिस स्कूल के सामने वह गाड़ी आकर रुकी थी वह एक सरकारी स्कूल था और उस स्कूल में उस समय बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बारिश की ठंडी ठंडी फुहार बरस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से फूलों की वर्षा हो रही हो। सायरन देती हुई वह गाड़ी जब उस सरकारी स्कूल के सामने आकर रुकती है तो उसके सायरन की आवाज़ को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी बच्चे और स्टाफ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह गाड़ी यहाँ पर क्यों आई है, और सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा अधिकारी आज हमारे स्कूल में आया है। लेकिन हमारे स्कूल में क्यों आए हैं, यही विचार सभी के मन में चल रहा था। तभी उस गाड़ी से कलेक्टर साहब उतरते हैं और उतरकर सीधे प्रिंसिपल जी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल उनको देखते ही अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और उनको बैठने के लिए कहते हैं। वहां पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में पूछताछ करते हैं जिनका नाम रौनक था। जब वह उस टीचर का नाम लेते हैं तो प्रिंसिपल साहब भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना बड़ा अधिकारी आखिर एक छोटे से टीचर के बारे में क्यों पूछ रहा है। इस बात से वह भी हैरान थे। आखिर उन्हें उस टीचर से क्या काम हो सकता है जो वह उस टीचर में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यह सभी बातें उनके मन में चल ही रही थी कि वह कलेक्टर साहब से पूछ लेते हैं, सर आपको उनसे क्या काम था। तो कलेक्टर साहब उनको बताते हैं, मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने थे इसलिए मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। लेकिन सर अभी वह यहाँ नहीं पड़ रहते हैं, वह तो यहाँ से जा चुके हैं। मैं आपको उनका एड्रेस बता देता हूँ, आप उनके घर पर जाकर मिल सकते हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं, अच्छी बात है, आप मुझे उनके घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं जाकर उनसे मिल लूँगा। ठीक है, आप जल्दी से मुझे उनका एड्रेस दे दो। उनकी यह बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल और स्टाफ के लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि रौनक सर से मिलने के लिए वह अधिकारी काफ़ी उत्सुक हो रहे थे। वह सभी जानना चाहते थे कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। वह उनसे पूछ लेते हैं कि सर आप रौनक जी से मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं और आखिर आपने उनसे कितना पैसा लिया है। स्टाफ की बातों को सुनकर कलेक्टर साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उनको बताने लगते हैं कि कुछ सालों की बात है, जब मैं इसी स्कूल में पढ़ता था तो रौनक सर ने एक दिन सभी बच्चों से एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हें 200 रुपए मिल जाएं तो तुम उनका क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट ने तो कहा कि सर हम उन पैसों से घूमने जाएंगे। कुछ ने कहा सर हम उन पैसों से चाट पकौड़ी खाएंगे, और कुछ ने कहा हम तो झूला झूलने जाएंगे, और कुछ बच्चों ने कहा कि हम तो उन पैसों से बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। लेकिन जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने कहा कि सर मैं तो उन पैसों से अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा, क्योंकि मेरी माँ को चश्मे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी माँ दूसरों के कपड़े सिलने का काम करती है और जब वह सिलाई करती है तो आंखें कमज़ोर होने के कारण माँ को सिलाई करने में बड़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से कई बार माँ के हाथों में सुई चुभ जाती है। अगर मुझे 200 रुपए मिल गए तो मेरी माँ के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और मुझे भी सुकून मिलेगा, क्योंकि जब माँ को सुइयाँ चुभती हैं तो मेरे दिल में दर्द होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ को कोई भी दर्द हो। मेरा जवाब सुनकर रौनक सर जी अपनी कुर्सी को छोड़कर खड़े हो गए और मेरे पास आकर कहने लगे, अरे बेटा कैसी बातें करते हो, तुम अपनी माँ के लिए चश्मा क्यों खरीदोगे।
क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को चश्मा खरीद कर नहीं दे सकते? तुम्हारे पिताजी का भी तो फर्ज बनता है कि वह तुम्हारी माँ की आंखों के लिए चश्मा खरीद दें, और तुम उन पैसों से अपने लिए कोई खिलौना या कुछ खाने की चीज खरीद सकते हो। उसके बाद वह लड़का कहता है, जो अब एक बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका होता है, जी गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। अगर मेरे पिताजी होते तो वह मेरी माँ के लिए चश्मा खरीद कर जरूर देते, और यह भी हो सकता था कि मेरे पिताजी के होते हुए शायद मेरी माँ को यह काम ना करना होता। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटे? जी गुरुजी, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी की मृत्यु हुए कई साल हो चुके हैं, इसलिए अब मेरी माँ को ही मेरी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद मेरी माँ ने ही मेरा लालन पालन किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है। मेरी माँ इसके साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करती है और मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है। मेरी माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं। अगर मेरी माँ के लिए चश्मा बन जाएगा तो उन्हें सुई में धागा डालने के लिए परेशानी नहीं होगी। मेरी बातों को सुनकर रौनक गुरुजी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे कहने लगे कि बेटा, आज तुम्हारे जवाब से मुझे पता चल गया है कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, और मेरा अनुमान है कि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। तुम केवल अपने बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हो। इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। इतना कहकर गुरुजी ने मुझे 200 रुपए की बजाय 300 रुपए दिए और कहा कि 200 रुपए तो मैं अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ, और यह 100 रुपए मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम मुझे यह 100 रुपए वापस लौटा देना। उसके बाद वह कलेक्टर साहब बताने लगे कि इस तरह से गुरुजी ने मेरी कई बार मदद की। कभी वह मुझे मेरी यूनिफॉर्म दिला देते थे और कभी मुझे किताबें भी दिलवाते थे, और कभी कभी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वह भी दिलवा देते थे। मेरे ऊपर मेरे गुरुजी के बहुत सारे एहसान हैं, क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर वह मुझे समय समय पर किताबें और मेरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं दिलवाते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। इसलिए गुरुजी के प्रति मेरे मन में बहुत ही आदर और सम्मान है। उनके लिए मेरे दिल में भगवान से भी ऊपर का दर्जा है। इसलिए आज मैं उनके कहे अनुसार उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उनके पैसे भी लौटाने आया हूँ। कलेक्टर साहब की बातों को सुनकर प्रिंसिपल और बाकी का स्टाफ भावुक हो जाते हैं। अपनी बातों को बताते बताते कलेक्टर साहब की आंखों से आंसू आने लगते हैं। प्रिंसिपल और स्टाफ से मिलने के बाद कलेक्टर साहब वहां से निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर उस एड्रेस पर पहुंचने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वह गुरुजी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वह वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तो अपने घर को बेच दिया है और कहीं और जाकर रहने लगे हैं। यह देखकर कलेक्टर साहब काफी दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। आस पड़ोस वालों से उनका एड्रेस मालूम करके वह इस शहर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर रौनक सर जी जाकर रहने लगे थे। थोड़ी देर बाद जब वह उनके घर पर पहुंचते हैं, घर के सामने जाकर उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर कहता है, बताइए आपको किससे मिलना है। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं, मुझे रौनक सर जी से मुलाकात करनी थी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्या यह घर रौनक सर जी का है? रौनक सर का नाम सुनकर वह लड़का हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह तो कोई बड़े अधिकारी से लगते हैं, लेकिन इनको मेरे पिताजी से क्या काम हो सकता है। रौनक जी का लड़का अच्छे स्वभाव का नहीं था और वह कलेक्टर साहब को ऊपर से नीचे देखने लगता है और सोचता है कि अब इनको क्या जवाब दूं, क्योंकि उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था।
और लगभग 5-6 सालों से तो वह अपने पिताजी से मिला तक नहीं था। उसे अपने पिता के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पिताजी अभी जिंदा है या फिर मर गए। ये सभी विचार रौनक जी के बेटे के मन में चल रहे थे। तभी वह उनसे पूछता है, आपको उनसे मिलना क्यों है? क्या काम है आपको आखिर उनसे? तभी कलेक्टर साहब जवाब देते हैं, मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने थे और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने आया हूँ। पैसों का नाम सुनते ही रौनक जी के बेटे के मन में लालच आ गया और वह बोला कि जो भी पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको लौटा दूंगा। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। आप मुझे निसंकोच उन पैसों को दे सकते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब उनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे तो उन्हीं से मिलना है। तुम मुझे बताओ रौनक जी कहाँ है? मुझे उनसे ही मिलना है। जब काफ़ी देर हो गई बातें होते हुए तो रौनक जी के बेटे को सच्चाई बतानी पड़ी और उसने अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल दी और बता दिया कि उसने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। अब तो कलेक्टर साहब उसके नालायक बेटे से उस आश्रम का पता पूछने लगे और तुरंत ही वृद्ध आश्रम पहुँच जाते हैं। वृद्ध आश्रम पहुँचकर वह वहाँ के मैनेजर से बात करते हैं। मैनेजर से बात करने के बाद उन्हें रौनक जी के कमरे का नंबर मिल जाता है। कलेक्टर साहब सीधा उनके कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर देखते हैं कि रौनक जी एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। दिखने में बहुत बीमार और कमजोर लग रहे हैं। कलेक्टर साहब जाकर रौनक जी के पैरों को छूते हैं तो रौनक जी कहते हैं, अरे बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? इतना कहकर वह अपने बिस्तर से उठे और कलेक्टर साहब को कहते हैं, बताओ बेटा तुम कौन हो? तभी कलेक्टर साहब बोलते हैं, सर क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम प्रशांत है। मैं आप ही के स्कूल में पढ़ता था। आपने ही मुझे पढ़ाया है। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? रौनक जी ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें प्रशांत के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और उन्हें वह भी सभी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने उसे 300 रुपए दिए थे उसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। और रौनक जी कहते हैं, अच्छा बेटा तुम वही हो जिसको मैंने 200 रुपए अपने वादे के हिसाब से दिए थे और 100 रुपए मुझे वापस लौटाने के लिए बोला था। जी सर, मैं वही प्रशांत हूँ जिसको आपने पैसे दिए थे और आपने कहा था कि जब तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम मेरे पैसे लौटा देना। और यही नहीं, आपने मेरी पता नहीं कितनी बार सहायता की थी। आज मैं उन सब का हिसाब लौटाने के लिए आया हूँ। प्रशांत की बातों को रौनक सर बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको रोता हुआ देखकर प्रशांत कहता है, सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो? उसके बाद रौनक जी अपनी आप बीती प्रशांत को सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें मैंने सिर्फ 300 रुपए दिए थे और जिनको लौटाने के लिए तुम मुझे ढूंढने के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे हो। और दूसरी तरफ मेरा बेटा है जो मेरी इकलौती औलाद है, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा और उसके पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। उसे बड़े ही नाजों से पाला। मैंने अपने पिता के फर्ज को बखूबी निभाया है, लेकिन फिर भी उसने मेरी कोई कदर नहीं की, ना ही कभी मुझे कोई इज्जत दी, बल्कि मेरे साथ बदतमीजी से बात करता था। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ तुम हो, अरे तुम भी तो किसी के बेटे हो। कितने अच्छे हो जो इतनी कम उम्र में अपनी माँ के बारे में इतनी गहराई से सोचता था और आज इतना बड़ा होकर मेरे दिए हुए पैसों को भी लौटाने आया है। कितना फर्क है तुम दोनों में। इतना कहकर रौनक जी फूट फूट कर रोने लगे। प्रशांत उनकी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए बोला, गुरुजी दिल छोटा मत कीजिए और चुप हो जाइए।
उसके बाद रौनक जी प्रशांत से उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम क्या करते हो, तुम्हारी सारी पढ़ाई पूरी हो गई है क्या? तो प्रशांत बताता है कि जी सर, मैंने अपनी पढ़ाई को मेहनत मजदूरी करके पूरा किया है और मैं पूरी लगन के साथ पढ़ाई की है और देखो आज मैं एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। उसकी बात को सुनते ही रौनक जी प्रशांत की तरफ देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में प्रशांत के लिए खुशी के आंसू थे। उन्होंने प्रशांत की पीठ को थपथपाया और बोला कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने बहुत लगन के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा किया और आखिरकार एक कामयाब इंसान बनकर दिखाया है। काफी देर तक दोनों गुरु शिष्य बातें करते रहे। उनकी बातों का सिलसिला चल रहा था। तभी प्रशांत कहता है, उठिए गुरुजी, अब आप अपना सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। उसकी बातों को सुनकर रौनक जी हैरान हो गए और बोले कि अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे गुरुजी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। यह आपके रहने की जगह नहीं है, आपकी जगह तो कहीं और है। रौनक जी का हाथ पकड़कर प्रशांत उनको अपनी गाड़ी में बैठा देता है और सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। प्रशांत का बहुत बड़ा घर था और घर के अंदर उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। जब गाड़ी घर के सामने जाकर रुकती है तो उनके बच्चे गाड़ी की आवाज़ सुनकर दौड़े हुए आते हैं। वह पापा पापा करते हुए चिल्लाते हैं। प्रशांत अपनी गाड़ी से उतरता है और फिर अपने गुरुजी को भी गाड़ी से उतारता है और कहता है कि चलिए गुरुजी, आपका घर आ गया है, अब से आप यहीं पर रहेंगे। अब यह आपका अपना घर है, अब हम सभी लोग मिलकर रहेंगे, ना कि आप उस वृद्धाश्रम में रहेंगे। प्रशांत के मुंह से इतनी बड़ी बात को सुनकर रौनक जी भावुक हो जाते हैं और एक बार फिर से उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वह आगे बढ़कर प्रशांत को गले से लगा लेते हैं। प्रशांत उनकी आंखों से आंसुओं को साफ करता है। इतने में प्रशांत की पत्नी भी बाहर आ जाती है। सभी लोग मिलकर घर के अंदर चले जाते हैं। प्रशांत अपने गुरुजी को अच्छे से नहला धुलाकर और साफ कपड़े पहनाकर उनको बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर में रखता है। प्रशांत की पत्नी और उसकी माँ को उन्हें पता था कि उनकी वजह से उनका बेटा आज इस मुकाम पर पहुंचा है, इसलिए प्रशांत की माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। प्रशांत के बच्चे भी उनके साथ बहुत मौज मस्ती के साथ खेलते थे। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था। वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्यार दिया जाता था। रौनक जी कभी कभी अपने बेटे के बारे में सोचते, लेकिन तुरंत ही उनके मन में फिर प्रशांत के लिए ख्याल आ जाता था और सोचते थे कि मेरे बेटे और प्रशांत में कितना फ़र्क है, जो सिर्फ 300 रुपये के बदले मेरे कर्ज को कैसे उतार रहा है, और एक मेरा बेटा है जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी धन दौलत को लुटा दिया, लेकिन उसने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। यह सोचते सोचते उनकी आंखें भर आती थी, लेकिन प्रशांत जी ने कभी भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रौनक जी का लड़का जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में हेरा फेरी करने के कारण उस पर केस दर्ज हो गया। रौनक जी के बेटे को यह पता था कि उनके पिता अब वृद्धाश्रम में न रहकर किसी बड़े अधिकारी के घर में रहते हैं, जो उनके घर पर आए थे। एक दिन रौनक जी का बेटा अपने बचाव के लिए इस कलेक्टर साहब के घर पर आ पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद वह गार्ड को बोला कि अरे भैया, इस घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वह मेरे पिताजी हैं, मुझे उनसे मिलना है, मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। वह गार्ड कहता है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। वह अंदर जाकर रौनक जी को कहता है, एक नौजवान लड़का आपसे मिलने के लिए आया है और वह अपने आप को आपका बेटा बता रहा है। रौनक जी ने कहा, तुम उसे जाकर कह दो मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो कई साल पहले मर चुका है। मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आया था। मैंने उसकी कितनी मिन्नतें की, मुझे घर में रहने दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे वृद्ध आश्रम में पटक कर आ गया था। उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब मेरा कोई बेटा नहीं है। गार्ड बाहर आकर उनके लड़के को साफ साफ बोल देता है
जैसा रौनक जी ने कहा था। उनका बेटा यह सुनते ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी उनसे मिलने की कोशिश करता है। इसलिए वह बाहर खड़ा होकर ही अपने पिताजी को आवाज़ लगाने लगता है। पिताजी, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। जब वह काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा तो रौनक जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने मुझे वृद्ध आश्रम भेज दिया था। और कौन सा बेटा और कैसा बेटा, और चिल्ला चिल्ला कर किसको बता रहे हो? मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं तुम्हारी कितनी मिन्नतें की थी कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। फिर किस अधिकार से तुम आज यहाँ मुंह उठाकर चले आए हो? पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यह मुझे जगह जगह ढूंढ रही है और मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मेरी मदद कर दीजिए और मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। अरे बेटा, यह तो तेरे बुरे कर्मों की सजा मिल रही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। भगवान तुझे तेरे किए की सजा दे रहा है। जो भी बीज तुमने बोया था, आखिर पौधा भी तो वही उगेगा। इतना कहकर रौनक जी गार्ड को कहते हैं, इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। ऐसे मुजरिम को इतनी पावन चौखट पर पैर रखने का अधिकार नहीं है। यह शरीफों का घर है, ऐसे मुजरिमों का नहीं। और दोबारा से यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। उसके बाद रौनक जी का बेटा मायूस होकर लौट जाता है। शाम के समय जब प्रशांत घर आता है तो उन्हें सारी बातों का पता चलता है। घर वाले उसे बताते हैं कि रौनक जी ने अपने बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया है और साथ ही खरी खोटी भी सुनाई है। प्रशांत को तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए प्रशांत जी भी उनके मैटर में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं और बात को ऐसे ही घुमा देते हैं। रौनक जी तो अपने शिष्य प्रशांत के साथ खुशी खुशी रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। प्रशांत ने अपने गुरु के द्वारा किए हुए पैसों से अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है और उन पैसों का बदला उस लड़के ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अदा किया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता तभी तो कहते हैं बहुत ही मान सम्मान का रिश्ता होता है। सभी को इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक शिष्य ही जानता है कि उसका गुरु उसके लिए क्या है और उनका दिया हुआ ज्ञान उसकी ज़िंदगी को किस तरह से बदलता है। यह तो बाद में ही पता चलता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने विद्यार्थियों को अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु का दिया हुआ ज्ञान सही और गलत में फ़र्क करना सिखाता है, इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु से मिलने वाली शिक्षा ही वह सबसे शक्तिशाली हथियार होती है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए, जैसा कि प्रशांत ने अपने गुरुजी को दिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।